तो अमीन जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब बेसिकली उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसमें अनसैचुरेशन आएगा, एल्डिमाइन फॉर्म करेगा, क्योंकि ये इवेंचुअली पानी डालने पे हमको एल्डिहाइड और अमोनिया देने वाला है। सिमिलरली अगर आपके पास 2 डिग्री कार्बन अटैच्ड है अमीन से, so this is not a 2 degree amine, this is a 2 degree amine attached to a 2 degree carbon। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो उसमें हाइड्रोजन हट जाता है, जो फॉर्म होता है दैट्स अ कीटीमाइन। अभी कीटीमाइन आप देख सकते हो, पानी डालोगे तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 OH आएंगे कार्बन पे एंड इट विल बिकम C डबल बॉन्ड O। तो आपके पास यहाँ पे एक कीटोन रहेगा और एक अमोनिया रहेगा। इस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अमीन्स, ठीक है। तो इट इज गोइंग थ्रू इमाइन फॉर्मेशन। ये वाला जो चीज है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगर आपके पास 2 डिग्री कीटोन, आप सर 2 डिग्री अमीन है, तो फिर क्या होगा? जब भी 2 डिग्री अमीन में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन का आप हाइड्रोजन वो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वहां पे 2 R ग्रुप लगे हुए, ठीक है। तो 2 R ग्रुप के चलते शायद ये जो रिएक्शन है, मतलब कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के थ्रू आगे बढ़ रही होगी ये नाइट, शायद, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं लिख के मिटा दूंगा, ठीक है। बट ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता होगा और यहाँ पे फॉर्म होता होगा डॉट्स, ठीक है। अब इससे पहले कि यहाँ कोई हाइड्रोजन निकले किसी के साथ वो हो, ये डॉट रादर देन आपस में ही बॉन्ड फॉर्म करना प्रेफर कर लेता होगा। तो दैट्स व्हाई यू गेट दिस काइंड ऑफ अ कंपाउंड। आपको इसे याद रखना है, ठीक है। अगर मैकेनिज्म सॉरी अगर मैकेनिज्म मिल जाए तो इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। बट अगेन द प्रोडक्ट जो है उसके बेसिस पे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास एक 3 डिग्री अमीन है तो कोई ऐसा काम नहीं होगा, बिकॉज एज इट सीम्स N और R का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ना आई थिंक यूजिंग KMnO4 काफी डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर आगे जाते हैं H2SO5 पे, तो H2SO5 जो है ये भी सिमिलर प्रोसेस करेगा, ऑक्सीडेशन कैरी आउट कराएगा, ठीक है। और वो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होगा उसमें आप H2SO5 को जस्ट एक ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हो, नेसेंट ऑक्सीजन। अब आगे का जो प्रोसेस है इट्स सिंपली नाइट्रोजन के ऊपर OH लगना, ठीक है। पहला स्टेप है, आप देख सकते हो, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमीन। ये जो फॉर्म हो रहा है सबसे पहले दैट इज हाइड्रोक्सिल अमीन। उसके बाद एक और ऑक्सीडेशन होने पे इसके नाइट्रोजन पे अनसैचुरेशन आ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एन एल्डोक्साइन। अब एल्डोक्साइन क्यों है? क्योंकि इसमें से इवेंचुअली कहीं तो एल्डिहाइड आप सेपरेट आउट कर सकते हो रहोगे, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें अगर मैं पानी डाल दूंगा तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें पानी डालते ही आपको पता है आपको एक एल्डिहाइड फॉर्म होते हुए मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज एन एल्डोक्साइन और ये है हाइड्रोक्सामिक एसिड, ठीक है। तो आप लिटरली देखो, सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हुआ? ये नाइट्रोजन का सबसे पहले हुआ, इस नाइट्रोजन का, ठीक है। उसके बाद हुआ इस डबल सॉरी इस सिंगल बॉन्ड का, एंड उसके बाद हुआ इस कार्बन का, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में ये 3 प्लेसेस पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब आप लिटरली देख सकते हो कि जो कीटोक्साइम है, जो सेकेंड प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है, जब आपके पास CHNH2 में, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन था, तो उस केस में पहले NH से OH गया और बाद में C डबल बॉन्ड N फॉर्म हुआ। अब ये C डबल बॉन्ड N के बाद वाला जो ऑक्सीडेशन का स्टेप है हो नहीं सकता, बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन ओवर हियर। तो इसको अगर आप पानी में डालोगे तो आपको कीटोन अलग से मिलेगा, दैट्स व्हाई दिस इज कीटोक्साइम। तो इट वाज एन एल्डोक्साइम, दिस इज अ कीटोक्साइम। कीटोक्साइम फॉर्मेशन की रिएक्शन रुक जाएगी क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन है ही नहीं ऑक्सीडाइज करने को, ठीक है। अगर एल्डोक्साइम फॉर्म हुआ है
तो आपके पास हाइड्रोक्सामिक एसिड आएगा। अब ये कहीं और एज अ रिएजेंट या कुछ इसका आगे का स्टेप होगा जो अपने को कहीं और रिएक्शन में पता चलेगा, ठीक है। सो कैरोज एसिड के साथ 1 डिग्री अमीन में आप या तो हाइड्रोक्सामिक एसिड तक जा सकते हो या फिर कीटोक्साइन पे रुक सकते हो। अगर आपके पास 2 डिग्री अमीन है तो जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्सिल अमीन फॉर्मेशन तक ही जाएगी, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एंड 3 डिग्री के केस में आपके पास नाइट्रोजन पे ज्विटर आयन आ रहा है। अभी अगेन इसका मेरे पास प्रोसेस नहीं लिखा है, लेकिन जहां तक लग रहा है नाइट्रोजन इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, क्योंकि ये ज्विटर आयन का जो बॉन्ड है आपको दिख रहा है ना कहीं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ गया हुआ है, ठीक है। तो सर अगर 1 डिग्री अमाइन में 3 हाँ डिग्री कार्बन है तो वो सिर्फ हाइड्रोक्सी अमाइन तक ही रुकेगा ना? 1 डिग्री अमाइन में अगर 3 डिग्री कार्बन है, हाँ तो भी वो उधर तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, इसलिए 2 की रिएक्शन है, ठीक है। वो फिर वो जनरल रिएक्शन में कि आप हाइड्रोक्सिल अमीन पे रिएक्शन रुक जाएगी। जस्ट सेकेंड, ये था कैरोज एसिड। ठीक है। ज्विटर आयन आप लोगों ने सबने सुना है। ज्विटर आयन जो होता है वो बेसिकली एक ही कंपाउंड के ऊपर एक मतलब प्लस एंड माइनस चार्ज दोनों एग्जिस्ट करता है, तो आप उसको ज्विटर आयन बोलते हैं। इट एग्जिस्ट एज अ डाइपोल टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं रिंग सब्स्टिट्यूशन की तरफ, ठीक है। मेरे पास ठीक रिंग सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है कि अगर आपके पास एक एरोमेटिक अमीन है, तो एरोमेटिक अमीन का मतलब ये हुआ कि वो रिंग जो है दैट विल बी एन एक्टिवेटेड रिंग, क्योंकि NH2 के चलते नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के अंदर घूम रहा है, ठीक है। सो NH2 हो या फिर आप सोचो कि इवन NHR हो या फिर NR2 हो, है ना। तो अमीन 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री अमीन जैसा भी हो, ये सारे केसेस में ये पॉसिबिलिटी है कि वो रिंग जो है रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। Now what will happen when the ring is activated? The ring can carry out nucleophilic substitution reaction, ठीक है। The ring will behave as a nucleophile। तो आप देख सकते हो कि ये जो रिएक्शन है, अगर ये रिएक्शन यहाँ से देखो स्टार्ट यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अगर रिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो रिंग Br2H2O, ठीक है। Br2H2O मतलब आपको पता है क्या फॉर्म होगा, HBr प्लस HOBr, राइट। अब वो जो HBr प्लस HOBr होगा उसमें जो HOBr है उसमें Br इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। OH इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब OH पूरा, ठीक है, एंड Br +1। तो नाउ दिस Br इज एन इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर रिंग अटैक कर सकती है। एक्टिवेटेड रिंग है इसलिए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे एक मतलब तीनों पे ब्रोमिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। जनरली अगर आप Br2CCl4 डालते हो तो उसमें क्या होता है कि मोनोब्रोमिनेशन होता है। Br2CCl4 या फिर Br2CS2 कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो ये हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है Br जुड़ा होता है और उसके वेकेंट ऑर्बिटल पे पहले अटैक होता है फिर Br- छोड़ के जाता है। इन दिस केस क्या है, आपके पास लिटरली Br+ बैठा हुआ है, ठीक है। तो रिएक्शन काफी ज्यादा आगे बढ़ जाती है क्योंकि Br के रिंग में एडिशन से रिंग डीएक्टिवेट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए उस केस में
मोनोब्रोमिनेशन पे प्रोडक्ट मतलब आपका रिएक्शन रुक जाती है, ठीक है। लेकिन इस केस में रिंग कितनी भी डीएक्टिवेटेड हो, Br+ पे अटैक कर ही रही है, ठीक है। अगर आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट मतलब तो ये Br2 वाटर था, और ये जो है ये बाजू में आपको दिख रहा है, दिस इज काइंड ऑफ अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे CH3COCl है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रख दो, ऐसे भी रखी दो। तो क्योंकि अमोनिया का है ना, इसके लिए जो CONH बॉन्ड फॉर्मेशन, जो ये अमाइड वाला जो लिंकेज है ना, तो लिंकेज बनाना उसका एक प्रेफरेंस है, ठीक है। तो उसके चलते आप देख सकते हो कि वो अमीन के साइड से अटैक होगा एंड Cl निकल जाएगा, एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ अ कंपाउंड व्हिच इज लाइक व्हिच हैज अ अमाइड लिंकेज, ठीक है। अब इसके बाद आप यूज कर रहे हो Br2Fe, ठीक है। अब Br2Fe के बारे में Br2Fe कोई रिएजेंट तो नहीं है ना कोई नाम से? इसका कोई ऐसा नाम नहीं है, ठीक है। बस वही है, ठीक है। तो कुछ Br2Fe में हमारे पास ये लिखा हुआ है कि इट गोज एड थ्रू FeBr3 फॉर्मेशन, ठीक है। और वो कैटालिटिक अमाउंट है, थोड़ा सा अमाउंट में बन जाता है, सो दैट इट कैन हेल्प विथ ब्रोमिनेशन। अब इसका जो ब्रोमिनेशन है, इस रिंग का ब्रोमिनेशन में मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा है, ठीक है। शायद से स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते ये होगा, क्योंकि और कोई दूसरा कोई रीजन हो नहीं सकता, ठीक है। एंड एक बार आपके पास ये जो अमाइड से ब्रोमिनेशन हो गया, मतलब आप समझ ये जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, मतलब HOBr डाल रहे हो, अगर आप Br2 वाटर डाल रहे हो तो आपकी पूरी रिएक्शन एक स्टेप में हो जा रही है, और इट इज गिविंग यू अ ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, राइट। लेकिन अगर आपको ट्राई ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए, और अमीन को आपको मेंटेन करना है, तो आप टेक्निकली पहले अमीन को डीएक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर ये प्रोसेस में अमीन डीएक्टिवेट हुआ, फिर ये जो प्रोसेस है डीएक्टिवेटेड अमीन में ब्रोमिनेशन हुआ, सॉरी हाँ लिख दिया, इसमें ब्रोमिनेशन हुआ, और नेक्स्ट जो है अमीन रिट्रीव हुआ। इसके लिए मेरे को एग्जैक्ट वर्ड क्या था याद नहीं है, ऐसा अमीन रिट्रीव भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पानी डाल के वो बॉन्ड ब्रेक कर दिया, सो यू हैव स्पेसिफिकली पैरा ब्रोमिनेटेड अमीन, ठीक है। दिस इज द हैलोजिनेशन प्रोसेस। सेम प्रोसेस सल्फर के सल्फोनेशन में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो सल्फोनेशन में जैसे आप आपको पता है कि SO3 लग जाता है इसके ऊपर, रिंग के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस डायरेक्टली नहीं होता। ये डायरेक्टली इसलिए नहीं होता क्योंकि रिंग भले ही एक्टिवेटेड है, अमीन जो है, अमीन को सल्फर के ऊपर अटैक मतलब ज्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि मतलब इट्स अ बेस एसिड बेस रिएक्शन, सीधा सीधा, ठीक है। क्योंकि एसिड आ रहा है तो H+ ले लिया। अब एसिड बेस रिएक्शन में जब ये आयन फॉर्मेशन हो गया, तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज डिहाइड्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब 180 डिग्री पे हीट किया तो डिहाइड्रेशन हो गया, और ये जो दो आयंस थे, ये दो आयंस में से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो NHSO3H ये सल्फामिक एसिड बन गया। Now it's not like it's a very stable acid, but it's kind of a stable acid, ठीक है। तो इसलिए 180 डिग्री पे इसको और कंटिन्यूअसली 3 घंटे तक हीट करते रहे, तो देन सल्फामिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फानिलिक एसिड, ठीक है। तो अब ये सल्फानिलिक एसिड आप लोगों को दिख रहा है कि SO3H जो है
वो SO3H यहाँ से जंप करके सॉरी मतलब नाइट्रोजन पे से जंप करके पैरा पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। अब इस बेसिकली क्या होता है कि सल्फा जो SO3H जो है इट इज मोर एसिडिक देन COOH, तो वो अपना H+ बड़े आसानी से लूज कर देता है। अब दूसरी साइड अमीन बैठा हुआ है, इट्स डेफिनेटली बेसिक, तो H+ एक्सेप्ट कर देता है, तो दैट्स व्हाई दिस सल्फानिलिक एसिड एग्जिस्ट इन अ ज्विटर आयन फॉर्म, ठीक है। तो ये भी आपका ज्विटर आयन हो गया। इससे पहले हमने ज्विटर आयन कहाँ फॉर्म किया था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में फॉर्म किया था हमने, 3 डिग्री अमीन का ऑक्सीडेशन किया था जब हमने यूजिंग H2SO5। दोनों में हुआ था कि H2SO5 में ही हुआ था या KMnO4 में हुआ था या दोनों में? H2SO5 में हुआ था, KMnO4 में रिएक्ट KMnO4 ने रिएक्ट ही नहीं किया, H2SO5 ने ज्विटर आयन फॉर्म किया। ऑसम। सर हाँ सल्फोनेशन में जैसे HSO4 ने ना NH3 के मतलब उसके लोन पेयर पे अटैक किया, वैसे हाँ Br+ भी कर सकता था ना? नहीं ये जो रिएक्शन है ये एसिड बेस रिएक्शन है, HSO4 ने अटैक नहीं किया। बेसिकली रिएक्शन में तुम्हारे पास अमीन था, ठीक है, और H+ छोड़ा इसने HSO4- ने, तो उसने H+ पे अटैक किया। तब H+ पे अटैक किया तो आपके पास जो फॉर्म हो गया वो एक आयन कॉम्बिनेशन, मतलब एसिड बेस रिएक्शन से जो अमोनियम आयन टाइप का ये फॉर्म हो गया, ठीक है। दिस इज लाइक इजीएस्ट रिएक्शन है, इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा था कोई एसिड बेस करने में, है ना। ब्रोमीन सर को ब्रोमीन के ऊपर अटैक करने में इट्स लाइक कि नाइट्रोजन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक अ ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट में नहीं आया होगा, बट कार्बन का जो Br के साथ बॉन्ड है दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसलिए बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ ब्रोमीन का मतलब जुड़ते ही वहां पे रेजोनेंस होना शुरू हो जा रहा है ना। भले रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है लेकिन ब्रोमीन इंटरैक्ट तो कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के साथ, ठीक है। ये एसिड बेस रिएक्शन वो रिंग नहीं कर पाती, ठीक है, तो वो सिर्फ यहाँ पे आके जल्दी से हो गया, इमीडिएटली ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसका ड्राइविंग फोर्स ही है कि एक एसिड बेस रिएक्शन। अब उसके बाद हमने जब हीट किया तो आयंस आपस में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया ना। दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस, ऐसा हो रहा है, बट आइडिया यही है, हीट करने पे जब वाटर जा रहा है तो आप देख रहे हो ना इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन करवा ही दिए। नेक्स्ट फिर उसके बाद तो फिर इंट्रामोलिकुलर शिफ्ट है ये, ठीक है। ये किसी और मॉलिक्यूल ने इसके पैरा मतलब अपने पैरा पोजीशन से इस पे अटैक किया होगा, नीचे वाला पूरा छोड़ के निकल गया होगा, एंड एसिडिक मीडियम तो है ही ऑलरेडी, ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ने में भी उसको जरा भी टाइम नहीं लगा होगा, तो दैट माइट बी द रीजन। और तो कुछ इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं दिख रही कोई दूसरी स्ट्रॉन्ग कोई चीज बनने की, ठीक है, होती तो फिर वी कैन डिस्कस दैट, है ना। आगे बढ़े। यस। सो हम लोगों ने हैलोजिनेशन देखा है, हम लोगों ने सल्फोनेशन देख लिया है, और अब हम लोग नाइट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो नाइट्रेशन में अगेन आपका जो अमीन है, अमीन इज द दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सर आपने पहले NH2 को डीएक्टिवेटिंग बोला था, लेकिन वो शायद स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है। नहीं, मैंने बोला था NH2 को डीएक्टिवेट किया जाता है, अच्छा ओके सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अमीन इज डीएक्टिवेटेड, अमीन को वीक कर दिया, ठीक है ना, मैं ये बता रहा था। तो यहाँ पे भी देखो पहला स्टेप, अच्छा अभी इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप इसमें डायरेक्ट अपना जो हमेशा वाला है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दो, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालने पे इसमें ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, क्योंकि HNO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है, तो लिटरली बेंजोक्विनोन फॉर्म हो जा रहा है।
तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हमको ये स्टेप अवॉइड करना है व्हाइल नाइट्रेटिंग द रिंग, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल भी इंट्यूटिव नहीं है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि अब ये जिस किसी भी कारण से हो रहा है, ठीक है, उसमें ये तो दिख रहा है कि जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पे पहले कहीं ना कहीं से OH आ रहा है और वो OH आपका अमीन जो है, अमीन तो ऑलरेडी H+ लगने के चलते अमीन का काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे दूसरा पोजीशन भी उस चक्कर में ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो अमीन के एक्टिवेशन के चलते शायद यहाँ पे पैरा पे होना, और ये तो उसके लिए पहले अमीन को डीएक्टिवेट करना जरूरी समझा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो COCH3 डाल दिया, हमाइड फॉर्म हुआ, डीएक्टिवेट हुआ, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो उसके बाद ये रिएक्शन में अमीन रिप्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नाइट्रोजन डेफिनेटली इस पे H+ तो लगता होगा लेकिन नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हो, ये रिएक्शन पे मेरे को थोड़ा डाउट आने लग गया। NHCOCH3 बॉन्ड तो यार एसिडिक मीडियम में टूट जाता है ना, डाइल्यूट एसिडिक में टूट जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड में शायद नहीं टूटेगा, क्योंकि टूटने के लिए डाइल्यूट मीडियम में वाटर का अटैक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अमीन ग्रुप सेपरेट आउट हो जाए। तो शायद ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो अपन अज्यूम करेंगे कि डिहाइड्रेटेड फॉर्म में ही चल रहा होगा। तो इस केस में NO2 जो है NO2+ फॉर्म होता है, उसके ऊपर रिंग ने अटैक कर दिया पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और वो उसके बाद इसमें सीधा सीधा वाटर डाल दिया, तो वाटर डाल दिया तो ये बॉन्ड टूट गया। तो दिस प्रोसेस इज नाइट्रेशन एंड उसके बाद हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास अमीन के ऊपर पैरा पे नाइट्रेशन हो गया, ठीक है। तो जब भी आपके पास यहाँ पे अमाइड टाइप का लिंकेज है, तो आपको पता है पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है। तो हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये तीनों रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रीअरेंजमेंट की तरफ, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो है ये इसके अंदर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी है, ठीक है। तो इसमें रीअरेंज है, डाइथाइल ऑक्सैलेट वाली रिएक्शन नहीं दिख रही मेरे को, ठीक है। एक और रिएक्शन अपने को ऐड करनी है इसमें। तो रीअरेंजमेंट जो है सबसे पहला है हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। आप देख सकते हैं बेंजीन के ऊपर NR3+ टाइप का ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर NR3+, और अब ये जो NR3+ ग्रुप है, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट क्या हो रहा है कि आपके जो मिथाइल ग्रुप है वो मिथाइल सारे के सारे रिंग के तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब मेरे पास ना तो इसका कोई मैकेनिज्म लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा है, इट इज हीटेड अंडर प्रेशर। सर शायद रेजोनेंस की वजह से होता रहेगा, क्योंकि NR3 स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है तो वो लोन पर रिंग से अपने तरफ खींचेगा और CH3 को भेज देगा आगे। तो CH3 को लोन पर पहले वो रिंग से खींचेगा और फिर CH3 वो वेकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा। हो सकता है ऐसा ही कुछ होगा, मतलब पहला वाले में तो चल मिथाइल निकल गया होगा कि रिंग ने अटैक कर दिया, सेकेंड वाले में तो नाइट्रोजन के चलते रिंग और एक्टिवेट हो गई, लेकिन रिंग एक्टिवेट हो गई नाइट्रोजन के चलते, उसने नाइट्रोजन का ही मिथाइल उठा लिया। यही तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। लेकिन दिस इज ऑल डन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसको आपको बस याद रखना है, ठीक है। NR3+ है, एक R शिफ्ट हुआ, फिर एक और शिफ्ट हुआ, फिर एक और शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो पहले पैरा फॉर्म होगा, फिर दोनों ऑर्थो फॉर्म होंगे। इसमें मेरे पास
So their ability to undergo rearrangement on strong heating, an alkyl group migrating from n atom and entering preferentially the para position. ठीक है. If this position is occupied, then alkyl group migrate to ortho position. और बस ये इतना ही है. ठीक है. If occupied, then ortho. So ये था हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट. नेक्स्ट इज फिशर हेप रीअरेंजमेंट. अब इसमें अपने पास ऊपर आपके पास मिथाइल ग्रुप्स थे. ठीक है. इधर आपके पास नाइट्रोसो एनो ग्रुप है. ठीक है. तो नाइट्रोजन के ऊपर एनो लगा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर एक आर लगा हुआ है. तो जब आप HCl डाल रहे हो तो HCl के प्रेजेंस में नाइट्रोजन के ऊपर मतलब नाइट्रोजन शायद H+ पे अटैक करता होगा, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आता होगा और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आने के चलते NO+ Cl- के साथ जाके जुड़ जाता होगा. इस तरह का कुछ पॉसिबिलिटी लग रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो ऊपर अगर NO ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोसो ग्रुप लगा हुआ है, तो आपके पास वो ग्रुप निकल जाएगा एंड वहां पे मतलब वहां पे आपका अमीन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. अब अमीन फॉर्म होने से रिंग एक्टिवेट हो गई, तो रिंग ने ही नाइट्रोसो ग्रुप पे अटैक कर दिया, तो पैरा पोजीशन पे NO फिर से जुड़ गया. अब ये पैरा पोजीशन पे NO जुड़ गया. इसको अगर आप एयर में हीट करोगे या ऑक्सीजनेट करोगे तो ये NO कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में. ठीक है. सो दिस इज फिशर हेप रीअरेंजमेंट. तो अमीन आप देख सकते हो रीअरेंजमेंट में हर केस में यही हो रहा है कि अमीन के ऊपर का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं रिंग के अंदर चला जा रहा है. ठीक है. इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ दिस कैन बी टाइप्स H3NX. मेरे पास ये एक और चीज लिखी हुई है. अब ये सारा वेरीफाई करना होगा पहले. Rearrangement of these kind have been observed to take place with aniline derivative of type PHNHZ. ठीक है. तो PHNHZ and Z can be R, X, NH2, OH, NO, NO2. ठीक है. इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है Z and this kind of rearrangement can be observed. ठीक है. इस चीज को नोट करके रख लो. अब हर एक के लिए मतलब आगे जाने का क्या मोटिवेशन होगा, या हीटिंग या कोई प्रेशर या कोई एक्सटर्नल फैक्टर, दैट माइट बी डिफरेंट, बट रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है. ये यहाँ पे मेंशन. नेक्स्ट अपने पास बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट है. नो बेंजीडाइन रीअरेंजमेंट जो है इसमें आप लोग नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंक्ड है एक एरोमेटिक अमीन के, एंड H+ के प्रेजेंस में बेसिकली वो जो अटैचमेंट है वो पैरा पैरा पोजीशन से हो जाता है. अभी अगर जस्ट आप लोगों को एक
प्रोडक्ट देख के अंदाजा देने की कोशिश करो क्या ही हो रहा होगा इसमें। तो आप इमेजिन करो ये कमीन है और इसके ऊपर ऐसे दो रिंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों रिंग एक्टिवेटेड है, यहाँ से अटैक कर सकती है। इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, यहाँ पे H लगने से यहाँ प्लस आ जाएगा। अब आपको पता है कोई भी बॉन्ड इनमें से आसानी से टूट सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी H प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर भी प्लस चार्ज आ चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब ये लोग अपना बॉन्ड तोड़ तोड़ के अलग हो सकते हैं। अब अलग होने का इनके पास मोटिवेशन क्या है, तो इनका जो रिंग है, दैट रिंग विल अटैक सम अदर ग्रुप। तो अब ये रिंग लेट से इस रिंग, अपनी इस रिंग पे लगता है, इस रिंग पे किसी ने आके अटैक किया, इस रिंग पे अटैक किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो रिंग कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन, ये बॉन्ड तोड़ देगा, वो NH2 को इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाने देगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके NH2 गया, तो वो एक्टिवेटेड रिंग है, तो वो किसी और पे अटैक करेगा, एंड दिस वे द मेजर प्रोडक्ट दैट टर्न्स आउट टू बी इज दिस कंपाउंड, आई थिंक बेंजीडीन अगर वो है तो इसका नाम है, मेरे पास तो नाम लिखा हुआ है डाई अमीनो डाइफिनाइल, ठीक है, तो बेंजीडीन जो है आप उसको हीट करके कन्वर्ट कर सकते हो डाई अमोनियम डाइफिनाइल में, डाई अमीनो, ठीक है, ये दोनों डायमिनो डाइफिनाइल है। अब इसमें इसका नाम होगा 4,4 डैश, इस वाले का, क्योंकि एक में 4 है तो एक में डैश वाला 4 है, और इसका होगा एक में 4 एक में 2, तो ये इसमें होगा 2,4 डैश, बट है दोनों डायमिनोफिनाइल। तो आपको समझ में आ रहा है अटैक कभी ऑर्थो से हो रहा है, कभी पैरा से हो रहा है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, बट मेजर प्रोडक्ट है पैरा से अटैक, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज NH2HCl, ये रिएक्शन मेरे पास है, अगर आप इसमें HCl डालो तो NH2 लग जाता है और HCl रह जाता है और रीअरेंजमेंट हो जाता है। बस मेरे पास ये रिएक्शन लिखा है ना, इसके बारे में कोई भी चीज नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये अगेन आप देख सकते हो, तो ये ऊपर वाला ये जो एग्जांपल है, यही एग्जांपल है ना, NH के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ठीक है, और NH के ऊपर NH2 लगा है, तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड हीट दिस विल अंडरगो रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो कहानी वही है। नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है। अब एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन जो है, इस प्रोसेस में किया क्या जाता है, ये एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ओके, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, क्योंकि ये रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा ये एक हॉफमैन प्रोडक्ट रहेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सो इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या किया जाता है कि अमीन है, अमीन के ऊपर मिथाइलेशन किया जाता है, तो अमीन के ऊपर मिथाइलेशन करेंगे तो NR3 या NMe थ्राइस टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा। अब ये जो कंपाउंड है आपको पता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब ये खुशी से छोड़ के चला जाएगा,
अगर ये खुशी से छोड़ के चला जाएगा तो ये जिस टर्मिनल या जिस एंड पे प्रेजेंट रहेगा वो एंड के अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके वहां पे टर्मिनल एल्कीन फॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो हॉफमैन्स डिग्रेडेशन या हॉफमैन्स एलिमिनेशन या फिर आप एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में बेसिकली पढ़ यही रहे हो कि क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है जहाँ पे आपके पास NMe3+ टाइप का लिविंग ग्रुप रहेगा, उस सॉल्ट को आप हीट करोगे तो यू विल गेट हॉफमैन प्रोडक्ट एज द ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, तो नहीं, इसमें रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी तो दिख रही है, मेजर माइनर, लेकिन रीअरेंजमेंट तो चलो आपको समझ में ही आ रहा है क्यों हो रहा है। तो द आइडिया इज जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी द लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्किन और हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है सर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, या रीअरेंजमेंट दोनों पे पॉसिबल था इसीलिए हुआ, रीअरेंज नहीं किया। दोनों पे पॉसिबल था क्या? हाँ सॉरी माय मिस्टेक, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ यहाँ पे, करिए कंपाउंड ही अलग है, मैं देखा नहीं यहाँ पे। सही बात है, 2 अल्फा पोजीशन है आपके पास। अब ये 2 बीटा अल्फा, 2 मतलब हाँ ठीक है, बीटा कह सकते हो, बीटा करेक्ट, बीटा पोजीशन है जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। तो मेजर अगेन वही बन रहा है जिसमें इजीली हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इजीली तो नहीं होगा, ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी थी तब भी इसने हॉफमैन प्रोडक्ट ही मेजर बनाया। फिर आपने लेस सब्स्टिट्यूटेड ही बोला होगा मोस्टली। हाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड तो बोला है, मैं बोल रहा हूँ ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना, बोल रहा हूँ यहाँ पे तो चलो ऑप्शन ही नहीं था ना, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जब उसके पास ऑप्शन है तब भी वो लेस सब्स्टिट्यूटेड ही बना रहा है, यही इस रिएक्शन का इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा आर्टिकल वार्टिकल मिल सकता है अगर तुम ढूंढोगे तो, जो ये एक्सप्लेन कर रहा होगा कि ये क्यों हो रहा है। सर हमने शायद पहले भी ऐसा कोई तो देखा था जहाँ पे जो कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रहता है उधर से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होके पूरा फिर वो NR3 वाला ग्रुप निकल जाता था। मेरे को क्यों तो लग रहा है कि वहां पे कहीं ना कहीं कोई तो एक बेस होगा जो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ हीट कर रहे हैं। क्योंकि बेस होता है तो एटलीस्ट अपने को वो तो समझ में आता है कि उसको कहीं जाके एब्स्ट्रैक्ट करना है, ये तो हाइड्रोजन स्वयं छोड़ के जाने वाला है। पता नहीं श्रीधर है क्या अपने पास क्लास में आज? श्रीधर कुछ लिखा है तेरे पास? सर दो और शायद बाकी है, हॉफमैन एंड को रिएक्शन या कुछ तो। कौन सी बाकी है? एक मेरे पास एक है डाइथाइल ऑक्सलेट की रिएक्शन है। एक कोई तो कोप रिएक्शन है, कोप रीअरेंजमेंट ऐसा कुछ तो। सर। वो हाँ बोलो श्रीधर। हाँ सर बोलो। तो कुछ बाकी मैंने आपको भेजा था ना कोप रिडक्शन, प्रोडक्शन भेजा था, मैं देखा ही नहीं। भेजा, सब पे भेजा था आपको। अच्छा, कोप एलिमिनेशन। तो कोप एलिमिनेशन में दिख रहा है कि टर्शरी अमीन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, और ऑक्सीडेशन के बाद कुछ होता है क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन के बाद जब आप उसको हीट कर रहे हो तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। एल्कीन में कौन सा एल्कीन बन रहा है? इसने ये दिखा है कि ये तो हॉफमैन एल्कीन बन रहा है। एंटी एलिमिनेशन, अच्छा एंटी एलिमिनेशन के बाद एल्कीन बन रहा है।
श्रीधर ने नोट्स भेजा है क्या इसका? तो सर हाँ सर आपको भेजा देखो व्हाट्सएप वही तो देख रहा हूँ। सर को भेज दो एक बार रुको। सर जो आपने लास्ट रिएक्शन कराया था ना हॉफमैन वाला, वो हाँ हम लोग शायद अल्केन्स में भी किया था, हाइड्रोकार्बन में, और उसमें आपने लिखा था लीस्ट क्राउडेड बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। करेक्ट। और वो उसमें क्या था, रिएजेंट कुछ था? NH4OH था, NH4OH एंड हीट। अच्छा कल किसी ने पेस्ट की बुकलेट शेयर किया था ना, हाँ अमीन नहीं था नहीं उसमें? मेरे पास बुकलेट नहीं है, प्रॉब्लम वो है। सर हॉफमैन डिग्रेडेशन हो गया ना? हाफमैन डिग्रेडेशन हो गया था। अपन ने थैलामाइड रिएक्शन कर लिया था ना? हाँ वो तो हो गया था, तो प्रिपरेशन में ही हो गया था। सर भेज दिया। भेज दिया। इसमें टेस्ट भी हाँ इंसबर्ग टेस्ट करके भी है ना इसमें। अच्छा। Ginsburg हो गया था। जो कोप एलिमिनेशन में 3 टर्शरी जब होगा उसको हीट करेंगे तो टर्शरी वाला नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होके निकल जाएगा और बाजू में टर्मिनल जहां से निकलेगा वो अल्कीन बन जाएगा। एलिमिनेशन प्रोसेस तो साइक्लिक ट्रांजिशन। द basic difference between cope elimination and Hofmann reaction is that is in cope elimination which is absent. Yeah, but what is that causing? हिंसबर्ग कर लिया ना अपन ने? हाँ सर। हिंसबर्ग में क्या होता है? हिंसबर्ग में अटैक हुआ, सीएल गया, टोसाइल क्लोराइड है, नॉट टोसाइल एग्जैक्टली बट हिंसबर्ग कब किया था यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा। सर किया था स्टार्टिंग में। रिएक्शंस थर्ड। हिंसबर्ग यहाँ पे किया था नहीं अपन ने? हाँ 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 याद आ गया। मैंने टोसाइल अमाइड टोसाइल क्लोराइड लिया था, यहाँ पे सर ने PHCO SOCl2 लिया, SO2Cl लिया, कोई बात नहीं, सही है, समझा। वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट, यस डन है। तो अपन थे एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पे। उसके बाद एक कौन सा मेरे साइड से एक मेरे को पता है डाइथाइल ऑक्सलेट वाला एक रिएक्शन है जो बाकी है। मैं दूसरा और तो दूसरा नहीं बाकी ना। तो एक बार अपन है ना डाइथाइल ऑक्सलेट वाला रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और बचाव तो खत्म करते हैं, फिर मूव करते हैं अपन बायो मॉलिक्यूल्स की तरफ। ये सैटरडे को आप लोगों का टाइमिंग का क्या सीन है? सैटरडे को बायो वालों का लेक्चर है उसका। तो मालूम है। बायो का लेक्चर है?
तो आपको इवनिंग टाइम मिल जाएगा पूरा। अच्छा, तो 5 to 8 टाइप या 6 to 9 टाइप कर सकते हैं ना। हाँ सर। अह, ओह सोच इनको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे, आई थिंक हीट होगा या नहीं पता नहीं, मेरे पास है नहीं लिखा हुआ। तो वी विल गेट दिस कंपाउंड। मैंने बोला था ना वो CONH जो है अमाइड लिंकेज फॉर्म करने का, आई थिंक इसमें हीट या कुछ तो होना चाहिए। तो अपन इसके बारे में अभी पॉलीमर्स में भी देखेंगे। तो आपके पास N, N- डाई अल्काइल ऑक्सामाइड बनेगा। ऑक्सामाइड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, साथ में मिलेगा आपको C2H5OH। ठीक है, तो डाई के पास है तो आप अमीन के साथ ये फॉर्म कर सकते हो। अब दिस कैन बी फर्दर यूज्ड फॉर सम रिएक्शन, या आप इमेजिन करो इसके और भी आगे यूजेस हो सकते हैं कुछ, ठीक है। अगर आपके पास now this happens when you have a 1 degree amine। अगर आपके पास 2 डिग्री अमीन है तो रिएक्शन अलग हो जाएगा। टू डिग्री अमीन के केस में आपकी रिएक्शन जो है यहाँ पे आके रुक जाएगी। CONR2, ठीक है। एंड एक ही साइड पे ये रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ऊपर का जो कंपाउंड है दैट इज N डाई अल्काइल ऑक्सामाइड, ठीक है। नीचे वाला जो कंपाउंड है दैट इज ऑक्सामिक एस्टर, ठीक है। ये जो कंपाउंड है ये लिक्विड है, ये जो कंपाउंड है ये सॉलिड है, ठीक है। और जो 3 डिग्री होता है वो रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। सर अगर 1 डिग्री अगर एक ही मोल डाला होता तो वो कुछ इपॉक्साइड जैसा मतलब ट्रायंगल शेप ऐसा कुछ बन जाता। यार एक एक मोल डाला होता तो मतलब यार
थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार, मतलब ऐसा इतना आसान तो नहीं है epoxy फॉर्म टाइप फॉर्म करना। सर COCl होता ना तो एक बार का मैं भूल भी देता, COO C2H5 है तो C2H5O माइनस को निकालना है, वो निकल भी जाएगा तो कहीं से H प्लस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, निकाल तो प्लस अमीन का है ना। हाँ नाइट्रोजन का ही कर लेगा, करेक्ट करेक्ट। बट वो ये निकलना पता नहीं यार, निकलने वाले पार्ट की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। और कुछ बोल रहे थे कोई? क्या? और 2 डिग्री अमाइन का भी एक बार बताओ ना। 2 डिग्री अमाइन का फिर से बताओ। हाँ तो इसमें 2 डिग्री अमाइन जब है तो रिएक्शन क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ने अटैक किया, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस कार्बन पे, ठीक है, मतलब ऊपर वाले कार्बन पे, सॉरी माय मिस्टेक, ऊपर वाले पे अटैक किया एंड ये C2H5OH जो है इसने इसका H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो खटाक से C2H5OH अलग हो गया। बट वो दूसरे में क्यों नहीं हो रहा ये चीज नहीं पता मेरे को, मेरे ख्याल से वो स्टेरिक हिंड्रेंस या कुछ उसके चलते, CONR2 आने के चलते C डबल बॉन्ड O पे शायद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अफेक्ट हो। पोजीशन वाले कार्बन पे वो ज्यादा प्रेफर करेगा। सॉरी मुझे आवाज नहीं आया, तुम्हारा आवाज कटा काफी, फिर से रिपीट करना। हेलो सर। हाँ बोलो। सर शायद से वो अल्फा पोजीशन वाले कार्बन को ज्यादा प्रेफर करेगा, बीटा पोजीशन उसको नहीं करेगा। अच्छा, और फिर उस पर अटैक करेगा तो वापस निकल ही जाएगा, तो वो हाँ सर। ऐसा हो सकता है, मेक सेंस। क्योंकि एक टाइप का आप समझ लो कंफर्मेटरी टेस्ट है, मतलब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में, ठीक है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि हर बार यही हो रहा है। तो हो सकता है CONR2 वाला जो कार्बन है उसी पे वापस दूसरी बार भी अटैक हो रहा हो, इस पे अटैक ही ना कर पा रहा हो एंड उसके चलते उस पे अटैक करके ANDN में वापस निकल जा रहा हो, तो OC2H5 को भी हटा पाए ऐसा सिचुएशन बन ना पा रहा हो, ठीक है। इसको छोड़ के और कोई अपना बाकी था क्या? मेरे पास तो हो गया है, किसी के पास कुछ और लिखा हुआ है तो बता दो और वी कैन मूव अहेड। नहीं सर। ठीक है, नाइट्रोजन, हाँ सर बायोमॉलिक्यूल्स के लिए एनसीईआरटी लेके रह बैठने क्या? फिर से बोलना, बायोमॉलिक्यूल्स के लिए एनसीईआरटी लेके बैठना है क्या? हाँ एनसीईआरटी लेके रखना है, साथ में ही रखो। क्या है, हर स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं नहीं, तो कई बार देख देख के उसको रिकॉल करना आसान होता है, ठीक है। ठीक है सर। सो बायोमॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स अगर देखे ऐसा बोले तो यार इसमें स्टडी करने में तो बहुत सारी चीजें, मतलब जब हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स तो दे आर बेसिकली दोज मॉलिक्यूल्स which are prepared in any, मतलब एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फॉर्म हो रहा है और वो उस चीज को यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आगे कहानी बनते जा रही है। अब बायोमॉलिक्यूल्स जब हम बोलते हैं तो यार उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, उसमें प्रोटीन्स आते हैं, उसमें फैट्स आते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट यानी सारा जो अपना शुगर होता है या फिर शुगर के कॉम्प्लेक्स वर्जन ले लो, या जो भी जैसे अपनी रोटी चावल ये सब के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स हम कंज्यूम करते हैं, बॉडी उसको प्रोसेस करती है और उससे एनर्जी क्रिएट करती है ATP, एंड फिर वो सारे के सारे जो सेल्स है अपने बॉडी के अंदर, दोज सेल्स जनरेट
एनर्जी आउट ऑफ दैट प्रोसेस, ठीक है। अमीनो एसिड्स यानी जो प्रोटीन्स होते हैं उसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग ग्रुप टाइप बोलते हैं, मतलब अपना जो बॉडी फॉर्म करता है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है। एंड जो फैट्स होते हैं, फैट्स आर बेसिकली आपका जो स्टोरेज मैकेनिज्म है जो ह्यूमन के अंदर होता है कि अगर हमको कुछ दिन खाना ना मिले तो फिर हम भूखे ना मर जाए, इसलिए हमारे पास फैट स्टोरेज होता है, ठीक है। जैसे लोगों को तो फैट्स का ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है क्योंकि खाते ही रहते हैं, तो फिर वो फैट्स स्टोर होके हम बढ़ते जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये तो आप सोचो, दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर योर केमिस्ट्री इज एंटरिंग द रियलिटी डोमेन, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है जो रियलिटी डोमेन में एंटर कर रहा है, क्योंकि मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नेचर ने बनाई वो तो सारा ये रियल कंपाउंड्स के अंदर बनाई, मतलब जो लिविंग बीइंग्स के अंदर के कंपाउंड्स में बनाई, ठीक है। फिर हम लोगों ने खुद से कुछ ना कुछ छेड़खानी करके फिर इसी प्रोसेस को थोड़ा सा डेविएट किया एंड उस चीज को हमने मैन्युअल मतलब आर्टिफिशियली क्रिएट करना शुरू किया। एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग पॉलीमर्स, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है, आप सब जो कहीं ना कहीं इनकी अंडरस्टैंडिंग और पॉलीमर्स की अंडरस्टैंडिंग ये बायोकेमिस्ट्री का बेस है, ठीक है। मतलब जब आप में से कोई आगे जाके बायो इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में एंटर करोगे तो आप सोचो दिस इज लाइक द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट यू वुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत बढ़ते जाती है, मतलब रियलिटी से अभी हम बहुत दूर हैं, ठीक है। वी आर स्टडिंग समथिंग दैट वाज डिस्कवर्ड लॉन्ग अगो, ठीक है, एंड स्टिल बीइंग अंडरस्टूड। लेकिन मैं बस इतना बोलूंगा कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, मतलब वी आर लाइक एट द लाइक 1 या 2% मार्क ऑफ केमिस्ट्री के टोटल एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है। तो कार जो बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है इसमें बेसिकली कई सारी चीजें हैं जो हमको याद रखनी होंगी, कई सारे नाम होंगे जो हमको याद रखने होंगे, ठीक है। एंड उनका जो जनरलाइजेशन है वो जनरलाइजेशन हमको थोड़ा समझना होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में कोशिश करो कि आप मॉलिक्यूल्स को बहुत गौर से देखो, गौर से समझो उसको कि क्योंकि क्या होता है OH की पोजीशनिंग जो है, जस्ट आप देख रहे हो ऑलरेडी एक जो एग्जांपल दिख रहा है अपने सामने, ये OH की पोजीशनिंग बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स से। सो बायोमॉलिक्यूल्स में सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल जो हम स्टडी करेंगे दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर बेसिकली मतलब आप सोचो कि इनिशियली इनको ऐसा मतलब डिफाइन किया गया था कि दे वेर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब आप इमेजिन करो C6H12O6, ठीक है। ये कंपाउंड जो ग्लूकोज है लगता क्या है कि 6 कार्बन के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको नाम पड़ गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ये नाम यूज किया, ये जनरल फॉर्मूले के लिए जब ये ट्राई किया कि अपन इसको कार्बोहाइड्रेट बुलाएंगे, तो फिर देखा गया कि जैसे आपका फॉर्मल्डिहाइड है या तो फिर आपका एसिटिक एसिड है, इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले है ये भी हाइड्रेट ऑफ कार्बन जैसे दिखते हैं, बट दे आर नॉट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर इसके लिए एक सही डेफिनेशन क्रिएट करनी पड़ी कि हाइड्रेट्स ऑफ carbon will not satisfy this compound. So carbohydrates are defined as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones or substances that will produce these substances, मतलब
which will produce polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone on hydrolysis. ठीक है, and at the same time they should contain at least one chiral carbon. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन इस तरह से मतलब इस तरह से इस ग्रुप को सेग्रीगेट किया गया. ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को आप जब देखोगे तो आपके पास दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होंगे एज मेंशन, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स. तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड जो है, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, वो कुछ इस तरह के दिखते हैं. दिस इज C6H12O6. ठीक है, दिस इज ग्लूकोज. ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के अंदर आप बेसिकली ऊपर सबसे टॉप में एक एल्डिहाइड ग्रुप ऑब्जर्व करोगे बिकॉज इट इज अ एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट और वी कैन कॉल इट एल्डोज. ठीक है, तो दिस इज एन एल्डोज. और ये जो है राइट में जो कंपाउंड बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हो कीटोन वाला ग्रुप है. इसमें फर्स्ट कार्बन इज द एल्डिहाइड, इसमें सेकंड कार्बन इज द C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन. तो दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ठीक है, अब हम लोग जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कंज्यूम करते हैं दैट इज डी ग्लूकोज. ठीक है, या डी फ्रुक्टोज. अब डी जो है, डी इज आपका डीएल कॉन्फ़िगरेशन वाला डी है. ठीक है, तो अगर मेरे पास अच्छा ठीक है, पहले उसमें बाद में जाएंगे अपन, कॉन्फ़िगरेशंस की तो बात करते ही रहेंगे. अब ये जो डी ग्लूकोज है, इसको दिखाने का अब हर बार आप इसको इस तरह से कार्बन कार्बन ड्रॉ करोगे तो बहुत मेहनत वाला काम है, इसलिए इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, तो आप देख सकते हो ऊपर में एल्डिहाइड है. द फर्स्ट जंक्शन इज फर्स्ट कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5. ये 4 जंक्शन हो गए और आखिरी कार्बन नंबर 6. तो ये जो जंक्शन पॉइंट्स है, these जंक्शन पॉइंट्स आर बेसिकली योर कायरल सेंटर्स. ठीक है, तो अब आप इन कायरल सेंटर्स को आप आगे ऑब्जर्व करो. अब इसमें OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ये सारी चीज आप इमेजिन ही कर सकते हो. मतलब देयर आर मल्टीपल कायरल सेंटर्स. मतलब अगर आपके पास एक कायरल सेंटर होता है तो 2 प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन आपके पास अगर 2 कायरल सेंटर हो तो आपके पास 4 प्रोडक्ट बन जाते हैं. ठीक है, एंड तो उस हिसाब से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पहले अपन जनरल क्या है वो देखेंगे. अभी आपको ग्लूकोज को याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज को हम कई बार देखेंगे तो आपको इवेंचुअली याद हो जाएगा. जस्ट ये देखते रहना कि ग्लूकोज में आप हर बार देखोगे तो ये जो थर्ड कार्बन है, बाकी सारे OH राइट में होता है, सिर्फ ये थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट में होता है. ठीक है, तो दिस इज डी ग्लूकोज. ठीक है, अब ये जो डी ग्लूकोज है, ये इसका मिरर इमेज है और ये एल ग्लूकोज नहीं है. ठीक है, ये मैं अभी बता देता हूँ. ये डी ग्लूकोज है, लेकिन डी और एल जो होता है वो सिर्फ ये जो नीचे का कार्बन होता है उसके बेसिस पे होता है ना. सही बोल रहा हूँ मैं? डी और एल ये जो सबसे लास्ट देखो तो लास्ट कायरल सेंटर के ऊपर OH राइट में है या लेफ्ट में, उससे अपन डी और एल बताते हैं. ठीक है, तो बाकी कार्बन सेंटर का इस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, तो आप ये बस सोचो कि ये अगर ग्लूकोज का पॉजिटिव वाला अगर एनहांसोमर है तो ये उसका नेगेटिव एनहांसोमर है. दैट्स इट. आगे आते हैं, नेमिंग में और पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे धीरे धीरे. सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट देखते हैं विद 4 कार्बन एटम्स. अब अगर आपके पास 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है, एंड इट्स एन एल्डिहाइडिक मतलब एल्डोज टाइप का है, तो इस केस में आपके पास कुल मिला के 2 कायरल सेंटर्स है. ठीक है, कायरल सेंटर है एट कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 2 और 3 को अब आप सब केसेस में ऑब्जर्व करते जाओगे. ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये जो 2 OH है, ये दोनों OH आपके राइट में. ठीक है, इस केस में वो दोनों OH लेफ्ट में. तो दिस इज डी एरिथ्रोस, दिस इज एल एरिथ्रोस. ठीक है, नेमिंग है इनका. दिस अब देखो ये सारे के सारे कायरल है. ठीक है ना, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कंपाउंड कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सारे के सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि ऊपर एल्डिहाइड है और नीचे अल्कोहल है. तो दीज आर अनसिमेट्रिक.
So this is D-erythrose, L-erythrose, this is L-threose and this is D-threose. ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे D-erythrose का पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव रोटेशन करवाने वाला मतलब ये है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये नेगेटिव रोटेशन करवाने वाला है, ठीक है, जबकि ये डी है और ये एल है। अब यहाँ देखो ये डी है और ये एल है और इस केस में डी इज द नेगेटिव रोटेशन करवाने वाला। तो मैं आपको वही बताना चाहता था कि डी और एल प्लस या माइनस से डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं रखते, ठीक है। Now these compounds have 4 carbon, ठीक है, that's why it's a tetrose kind of compound and aldehydic group, तो इसलिए these all compounds have a general name of aldotetrose, ठीक है। तो aldotetrose है, आपको इनको जनरली आपको ये कंपाउंड देखेंगे जहाँ पे भी आपको this compound and this compound का रिलेशनशिप पूछा जाएगा, तो आपको पता है कि ये दोनों आपस में एनेंटियोमर है, ये दोनों आपस में एनेंटियोमर है, ये और ये डायस्टीरियोमर है, ये भी डायस्टीरियोमर है। यहाँ कोई मीजो कंपाउंड है नहीं बिकॉज सारे के सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट की तरफ। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट must have at least one chiral center. So this is the smallest carbohydrate. अब आप देख सकते हैं इसमें कितने कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, तो कुल मिला के 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, OH राइट में है तो D, OH लेफ्ट में है तो L, ठीक है। अब OH राइट या लेफ्ट के लिए हमेशा ध्यान रखना हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को कभी मत भूलना। हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास CH2OH ऊपर दिया हो, CHO नीचे दिया हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, और D और L कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ के तुमसे मार्क्स निकलवा लेते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो यू विल हैव ऑब्वियसली 2 ऑप्टिकली एक्टिव 2 आइसोमर्स, ठीक है। अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे गिवन फॉर असिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो असिमेट्रिक होना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ कुछ कट जाएंगे आपका। Now carbohydrates can be classified into sugars and polysaccharides, ठीक है। तो अब कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर डिस्टिंक्शन है वो है शुगर एंड पॉलीसैकेराइड में। तो शुगर एज अ कंपाउंड दे आर स्वीट टेस्टिंग, ठीक है, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर वाटर सोल्यूबल। पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन शुगर, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। सो अगर इन शॉर्ट समझाना चाहो तो शुगर जो होता है, शुगर कैन बी अ मोनोसैकेराइड और अ डाइसैकेराइड और एन ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड से लेके ओलिगोसैकेराइड मतलब कुल मिला के अगर आप बोलो तो मोनोसैकेराइड जो होता है, जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड जैसे C6H12O6, दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो ये ग्लूकोज के मैक्सिमम 9 मॉलिक्यूल्स तक अगर आप जोड़ दो, ठीक है, तो 9 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए तो 9 6 36, तो C36 तक के रेंज में जो भी शुगर्स है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, आप उसको शुगर के इसमें क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो अप टू 2 से लेके 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड इन ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, तो आप इमेजिन करो वो मोनोसैकेराइड इतने बड़े हो जाते हैं कि दे स्टॉप रिएक्टिंग विथ वाटर और दे स्टॉप डिसॉल्विंग इन वाटर, एंड सिंस दे स्टॉप डिसॉल्विंग इन वाटर तो उनका आपस में जो भी कॉम्प्लेक्स चीज है वो कैसा तो अब एक सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट सब्सटेंस इज बेसिकली पॉलीसैकेराइड, और वो आपको स्टार्च में, ग्लूकोज में, इन सब फॉर्म में देखने मिलेगा, ठीक है। So carbohydrates of higher molecular weight that produce multiple monosaccharides on hydrolysis, they are called starch and glucose. They are called polysaccharides. And इसके एग्जांपल है starch and glucose. तो आप इमेजिन करो जो हम लोग खाना कंज्यूम करते हैं, मतलब कई लोग बोलते हैं ना कि अगर घर पे किसी को डायबिटीज है तो चावल मत खिलाओ,
या उनको मतलब जो आटा होता है, आटे में शुगर होता है, ठीक है। अब आपको पता है आटा मीठा तो लगता नहीं है, लेकिन उसमें शुगर, इट्स सम काइंड ऑफ अ पॉलीसैकेराइड व्हिच इज जनरेटिंग मोनोसैकेराइड्स. Those monosaccharides might be glucose, which might interfere with the insulin system and cause the diabetes. ठीक है, तो शुगर जो है, शुगर इस टाइप से क्लासिफाई किया गया है, मतलब सॉरी, कार्बोहाइड्रेट इस टाइप से क्लासिफाई किया गया है इन शुगर एंड पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज. डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल है सुक्रोज. ठीक है, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज अगर आप ब्रेक करो पानी डाल के तो आपको दो कंपाउंड मिलेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. ठीक है, सुक्रोज को आप ब्रेक करो तो आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज भी मिल सकता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है अभी. नहीं, सुक्रोज नहीं, दैट इज डिफरेंट. क्या हो गया, बोलो. सर सर हाँ बोलो ना. सर राइस भी एक मोनोसैकेराइड ही है ना? राइस मेरे ख्याल से मोनोसैकेराइड नहीं है, पॉलीसैकेराइड है. अच्छा. क्योंकि मोनोसैकेराइड से लेके ऑलिगोसैकेराइड आर स्वीट टेस्टिंग. राइस इज नॉट स्वीट टेस्टिंग, बट इट्स अ कार्बोहाइड्रेट. इट इवेंचुअली जनरेट्स मोनोसैकेराइड्स. अब वो बॉडी में जाके जनरेट करता होगा. ठीक है, समझा. ठीक है. तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड व्हिच प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस. और बाकी जो है उनके अपन नाम देखेंगे. और so before we move ahead to naming system, ठीक है, हम लोग पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, which is called epimers. So epimers are diastereomers that differ in configuration around single carbon atom. ठीक है, तो बाकी पूरा सेम होना चाहिए, लेकिन एक कार्बन एटम पे उनका ये चेंज हो जाए. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो कंपाउंड बनाए आपके सामने. एक है डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज. अब ग्लूकोज तो आपने को पता है कि थर्ड जो कार्बन है, थर्ड कार्बन जो है उसका OH लेफ्ट में है, बाकी सारे राइट पे. ठीक है, गैलेक्टोज के केस में थर्ड और फोर्थ कार्बन दोनों के OH लेफ्ट में. ठीक है, तो अगर गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कंपैरिजन करना चाहे तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज पूरे सेम है एक्सेप्ट दिस कार्बन नंबर 4, जहां पे ग्लूकोज के केस में वो राइट साइड में, लेकिन गैलेक्टोज के केस में वो लेफ्ट साइड में. तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मतलब डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपिमर्स एट कार्बन नंबर 4. अभी वही डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज कैन आल्सो बी एन एपिमर. ठीक है, तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो है, इनमें सारे पॉइंट्स, सारे कार्बन पे OH सेम डायरेक्शन में एक्सेप्ट द कार्बन नंबर 2. तो गैलेक्टोज में कार्बन नंबर 4, ग्लूकोज और मैनोज में कार्बन नंबर 2. ठीक है, इनके साथ ग्लूकोज डिफर कर रहा है एंड एपिमर फॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो एपिमर जो है आपको किसी एक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी एक कार्बन एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सिर्फ एक ही कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज एपिमर्स. अभी तक हमने देखे कि ये बेसिक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये किस टाइप के होते हैं. ठीक है, OH पे बहुत ध्यान देना, OH की पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है. ग्लूकोज, अभी सिर्फ ग्लूकोज पे फोकस करो. ठीक है, गैलेक्टोज और मैनोज धीरे धीरे याद होंगे. ठीक है, एपिमर है. ठीक है, ये गैलेक्टोज फोर्थ कार्बन का एपिमर है, मैनोज जो सेकंड कार्बन का एपिमर है. ठीक है, तो आप उस हिसाब से याद कर पाओगे धीरे धीरे. ग्लूकोज को याद रखते रहो हमेशा, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट में OH. अब हम आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे. नाउ व्हाट इज दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर? अब प्रॉब्लम ये है कि जो ग्लूकोज जो अपन ये ऐसे बढ़िया खुले खुले स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, ये साइक्लाइज हो जाते हैं. ठीक है, मतलब एक ऑटोमेटिकल हटा के और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं. अब वो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड रहता है अलग अलग कंपाउंड्स के साथ. ठीक है, तो हम सबसे पहले ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का प्रोसेस देखते हैं. और इवन आप जब सोचो कि जब हमें ये बताया जा रहा है कि जो कहाँ लिखा है, ये देखो, ये लिखा है ना, सुक्रोज जो है, सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलता है.
तो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, तो वो इस तरह से आपस में एग्जिस्ट नहीं करते। ये आपस में जो दो साइकिल के फॉर्म में होते हैं, और ये दोनों साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ये आपस में जब चिपक जाते हैं, दैट सुक्रोज। ठीक है, तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हाफ है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म होता है? तो जहां पे भी आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कार्बन पे, तो वन ऑफ द OH ऑफ द अल्कोहल्स माइट अटैक दैट सी डबल बॉन्ड ओ एंड फॉर्म अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। जनरली इट्स द टर्मिनल कार्बन का OH, ठीक है। तो टर्मिनल कार्बन का OH सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करता है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करता है, तो आपके पास ये जो क्या कहते हैं, हेमी एसिटल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। हेमी एसिटल एसिटल ये हम लोगों ने पढ़ा था, हेमी कीटल कीटल, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड्स जनरली एग्जिस्ट इन देयर इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म इंस्टेड ऑफ बीइंग एन ओपन कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो हेमी एसिटल फॉर्म या हेमी कीटल फॉर्म जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर एक ऑक्सीजन भी रहेगा साइकिल में, ठीक है। तो ऑक्सीजन रहेगा तो आपको ये जो कंपाउंड का जो लुक है वो लुक दिखेगा फुरान या पायरान के जैसा, ठीक है। तो फुरान कब होगा? जब अंदर में साइक्लिक कंपाउंड में 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो आपके पास फुरान टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। और अगर आपके पास 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है तो आपके पास पायरान जैसा स्ट्रक्चर आएगा। तो फ्रुक्टोज जो होता है, फ्रुक्टोज फुरान लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड फुरानोस। उसको फ्रुक्टोफुरानोस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ग्लूकोज है वो पायरान टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, अंदर में डबल बॉन्ड नहीं रहेंगे, ठीक है, बट दिखने में वो पायरान जैसे, तो उसका पायरानोस नाम दे दिया। तो ग्लूकोपायरानोस इनका जनरल नेम होता है, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के नेमिंग इस तरह से होंगे, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म होगा? तो सी डबल बॉन्ड ओ पे OH ने अटैक किया। सी डबल बॉन्ड, अच्छा ये रहा, ठीक है। अब ये जो सी डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज के ऊपर लास्ट कायरल कार्बन से अटैक हो रहा है और सी डबल बॉन्ड O जो है वो ओपन हो जा रहा है, ठीक है। अब ये सी डबल बॉन्ड O ओपन होगा तो क्या बनेगा? वो H+ ले लेगा, इससे इसी के पास से ले लेगा। इस O ने अटैक किया था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, H+ इसके पास है, उसने सी डबल बॉन्ड O ने वो H+ ले लिया। अब जब अटैक होगा तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। सी डबल बॉन्ड O विच इज राइट नाउ sp2 कार्बन, इस पे जब अटैक होगा तो इट विल बिकम एन sp3 कार्बन। अब हो सकता है O ऊपर हो, H नीचे हो, या फिर H ऊपर हो, O नीचे हो, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए आपके पास साइक्लाइजेशन के वक्त दो अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन में या तो फिर आपके पास जो OH होगा दैट विल बी आउटसाइड दिस O वाला बॉन्ड, ठीक है। ये जो O का साइकिल है, अपन अभी अज्यूम करें O का साइकिल इधर से बना है क्योंकि O जो था आपका D टाइप का कंपाउंड था, तो O का साइकिल जिस साइड से बन रहा है उसके कंपैरिजन में OH जो है अगर बाहर साइड में है तो वी कॉल इट बीटा कंपाउंड, ठीक है। और अगर जिस कार्बन पे ये जो OH था, ये जो OH खुला था, ये अगर अंदर साइड में है तो आप उसको अल्फा कंपाउंड बोलोगे। तो दिस इज अगेन डी ग्लूकोज है, ये जो आपके सामने कंपाउंड रखा हुआ है दैट इज डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज से दो कंपाउंड बनेंगे, वन इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड अनदर वन इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को ध्यान से देखो सब लोग, क्या हुआ, सब लोग बस एक मोमेंट ध्यान से देखो, सारे कार्बन की नंबरिंग करके रखी हुई है, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करो कि ये दिख कैसे रहा है, ये कैसे उठा के रखा होगा यहाँ पे, वो पहले सबसे पहले इमेजिन करो, ठीक है। आपके दिमाग में जिस हिसाब से ये इमेजिनेशन बनेगी, ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये वाले कंपाउंड से इस वाले कंपाउंड पे ट्रांजिशन करो और इस वाले कंपाउंड से इस पे ट्रांजिशन करो। जस्ट एक बार ध्यान से देखो किस तरह से लगा है और इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जिस तरह से रखा हुआ है उसी तरह से आपको हर बार ये कंपाउंड बना के रखना होगा।
सर बाकी हाँ सबका ठीक है, लेकिन जो 5 पे जो 6 वाला कार्बन अटैच्ड है वो ऊपर क्यों हाँ। गया वो नहीं समझ रहा। बाकी सब है ना। मैं फिर से बताना, एक बार फिर से पूछना। तो 5th कार्बन पे जो CH2OH अटैच्ड है वो हाँ, ऊपर क्यों गया वो नहीं समझा बस। वो ऊपर क्यों गया? क्योंकि वो साइक्लिक रिंग फॉर्म करना चाहता था। सर तो वो मतलब नीचे वाले में भी मतलब उसका पोजीशन ऐसा हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज भी हो सकता था ना ऊपर किसके नीचे। साथ एक्सचेंज हो सकता था, फिर से बोलना। 5th कार्बन पे ही हाँ CH2OH ऊपर है ना जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है उसमें, वो हाँ नीचे हाँ। हो सकता था ना। वो नीचे भी हो सकता था ना। तो नीचे है ना दूसरे केस में? नहीं। दोनों केस में ऊपर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ऐसा आएगा। तो वो तो यार बनाने का तरीका ही है, ठीक है। तुम ऐसा सोचो, वो CH2OH को हमेशा अपन ऊपर ही रखते हैं। ये जब ये सिस्टम में से जब इसमें आ रहे हो आप नीचे में, क्योंकि वो अभी ऊपर होता या नीचे होता, ये वाला प्रोसेस में अगर तुम सोचोगे तो तुमको कैसे सोचना पड़ेगा? तुमको सोचना पड़ेगा उसका फिशर डायग्राम बना के। Every time an OH attacks, तो वो ऊपर है ना, और ये CH2OH नीचे। ये ऐसा ही है ना फिशर डायग्राम, ऐसा ही होगा ना। तो इस कार्बन पे बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब आपको ये हर बार सोचना है कि ये जब अटैक यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और ऐसा फॉर्म हो रहा है, और इसको अपन रख कैसे रहे, इसको अपन ऐसा घुमा के रख रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। हम क्यों घुमा के रख रहे हैं? क्योंकि हमको ओ जो है ओ इस साइड रखना है। तो आप सोचो यहाँ से यहाँ जो जा रहे हो ना, इस प्रोसेस को थोड़ा अपने अंदर इंटरनलाइज करो। सिंस ये नीचे में है, और जब आप ऐसे ऐसे पूरा घुमा के ला के रखोगे, तो ये CH2OH का पोजीशन हमेशा ऊपर में ही चला जाएगा, क्योंकि अभी वो नीचे है। तुम इमेजिन कर पा रहे हो क्या ये वाला पॉइंट? कार्बन 5th जो है, ठीक है, इसको मैं अभी ऐसा ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक इस टाइप का एक रिंग है, ठीक है, और ये अभी मैं सामने से देख रहा हूँ, ठीक है। अब इससे मुझे इस स्ट्रक्चर में जाना है। ये स्ट्रक्चर में जब जाएगा तो आप सोचो, ये जो रिंग है, ये रिंग को मैं ऐसे सामने गिरा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही वो सामने गिर जाएगा तो रिंग कैसा दिखेगा आपके सामने गिरा हुआ? ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब ये रिंग के ये थोड़ी कि ये ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है, तो सारे ट्रांसफॉर्मेबल है ना। तो आप उनको अरेंज कैसे कर रहे हो? आप उनको प्रॉपर्ली अरेंज कर रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो आपके सामने फ्लैट खड़ा है, उसको आप ऐसा गिरा दे रहे हो इसके ऊपर, ठीक है। और गिराने के बाद आप उस स्ट्रक्चर को करेक्ट कर रहे हो। तो आप जब भी इस चीज को गिराओगे सामने, ठीक है, ये सामने ये जो पूरा है ये फ्लैट हो जाएगा आपके सामने। तो आपका जो CH2OH जो इस पोजीशन पे अंदर की साइड था, जब ये सामने गिरेगा वो ऊपर की साइड आ जाएगा। इमेजिन हो पा रहा है क्या? नहीं सर, थोड़ा प्रॉब्लम ही हो रहा है। अह, तो एक बार आप पूरा सिर्फ ब्लैक में सिर्फ वाला स्ट्रक्चर ही बताना, इतने सारे स्ट्रक्चर है कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है। हम्म, ठीक। सब आप इमेजिन करो,
अब ये हो गया। ठीक है, जब हमको ग्लूकोज बनाना है तो हमको क्या बताया, सिर्फ थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे OH है लेफ्ट में, बाकी सब में राइट। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, तो जो कार्बन नंबर, लास्ट कार्बन है जो आपका लास्ट कायरल सेंटर है, ठीक है, वो लास्ट कायरल सेंटर से अटैक हो रहा है ऑन दिस C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभी जब ये अटैक होगा, तुम इसको ऐसा इमेजिन करो, ये जो OH है, ये अभी के लिए देखो अंदर के साइड में, ठीक है, अंदर के साइड में, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अभी जस्ट मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको मैं सही कर दूंगा। एक मिनट, इसको ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे नहीं बनाता हूँ इसका ना, ड्रॉ करना ही तो बड़ा पंगे होगा। ये पहले ना मैं एक काम कर देता हूँ, सिंपल वाला ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल वाले में क्या है कि जो आपका O है, O ने अटैक किया, इसमें अंदर OH, इसमें बाहर OH, इसमें अंदर OH, और इसमें अटैक किया। ठीक है, और यहाँ पे अभी CH2OH है। अभी ऐसे सिचुएशन में जो है, ये डबल बॉन्ड वाला प्लेनर था, तो इट कैन बी अटैक फ्रॉम अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे OH बनाना है, लेकिन ये सोचना है कि OH की पोजीशन क्या रहेगी। अब यूट्यूब पे रहेगा ना इसका? सर आप एक्चुअली कैमरा पे दिखा सकते हो, ऐसा बस बुक पकड़ना और बुक को नीचे ढकेलना। मैंने वैसा हाँ ही यार, वही मैं तो इमेजिन कर पाया ना, तो वही तो मैं हाँ, पूछा किसी को भी हुआ क्या नहीं। वो अभी हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये जो कार्बन, तुम सिर्फ है ना इस कार्बन पे फोकस करो अभी के लिए, मैं ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब घड़ी घड़ी बना के ना बहुत गंदा बनाता हूँ मैं हर बार। अब इस कंपाउंड में फिफ्थ कार्बन ने अटैक किया फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अगर ये OH बाहर की साइड है तो दिस इज बीटा। ठीक है, अब इसी चीज को है ना, मैं अभी के लिए तुमको ये कार्बन वाइज इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज कार्बन 1, दिस इज O। ठीक है, अब O किससे जुड़ा है, जुड़ा है कार्बन 5 से, ये कार्बन 1 जुड़ा है कार्बन 2 से, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। अब ये इस स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 मेरे लेफ्ट में है, 5 मेरे राइट में है, लेकिन
मुझे जो स्ट्रक्चर चाहिए तो ये चाहिए। अब देखो मेरा फिफ्थ किधर है, आप लोगों को दिख रहा है? फिफ्थ इस पॉइंट पे, ठीक है, एंड जो सेकंड है वो इस पॉइंट पे। अभी आप देखो ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, और ये फिफ्थ और ये फोर्थ, तो ये फिफ्थ ये फोर्थ। तो आप जस्ट इमेजिन करो अगर ये फिफ्थ फोर्थ यहाँ पे है, मैं ऐसा पकड़ू, ठीक है, एक मिनट, लाइट ऑन कर जरा। अब सब लोग बुक देख पा रहे हो? पेज की बुक, पेज की बुक नहीं दिखाते, ठीक है, तो केमिस्ट्री में बुक है। अब आप इमेजिन करो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे सबको, आप इमेजिन करो ये कुछ इस टाइप से अभी आपके सामने, ठीक है, ये फिफ्थ कार्बन है, लेट्स से ये फोर्थ कार्बन है। इस बुक को आपको ऐसे गिराना है, ठीक है, ऐसे जब गिराओगे, अब आपका जो फिफ्थ कार्बन है फोर्थ कार्बन है, जब ये ऐसे गिरेगा तो आप जब इसको इस साइड से ऑब्जर्व करोगे तो 1 और 2 कार्बन आपके तरफ होगा। तो अभी जो ये 1 और 2 ऊपर में होगा, जैसे ही आप ऐसे गिरा दोगे तो ये आपके सामने होगा। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके लिए वो जो कंपाउंड आपके सामने ऐसा है, उसको आपको अपने तरफ गिरा देना है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो मतलब 1 और 2 फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे हो गए। 1 और 2, यार देख अभी तेरे लिए जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर तेरे लिए ऐसा है, इट्स इन अ प्लेन ऑफ पेपर, ये 2D टाइप का स्ट्रक्चर है। तुझे जब उसको देखना है, तुझे ऐसे देखना है 3D टाइप, ये बुक को इस तरह से ऑब्जर्व करना है ना? तो अभी जो स्ट्रक्चर तेरे सामने ऐसा है, जो ऐसा प्लेन में दिख रहा है, उसको अपने तरफ गिरा दे, ठीक है, अपने तरफ। तो 1 और 2 ऊपर में थे, जैसे ही अपने तरफ गिराओगे तो 1 और 2 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी अपने पर्सपेक्टिव से दिखा रहा था कि मैंने अपने तरफ बुक गिरा दिया और अब मेरे सामने गए, ठीक है, 1 और 2 हाँ सर। हो रहा है ना? ठीक, परफेक्ट। सो अब इस हिसाब से अपन सोचते हैं, अभी मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं। अब अपन इस हिसाब से सोचते हैं कि सब लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। परफेक्ट। तो अब इस हिसाब से हमको अंदाजा लगाना है कि यार ये जो OH का जो पोजीशन है, OH का जो पोजीशन है, दैट इज गोइंग टू बी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। अभी बस मैं इस OH पे फोकस करने वाला हूं, ठीक है। सो जब ये OH बाहर की तरफ फेसिंग था, ठीक है, तो वी आर अज्यूमिंग कि जैसे आपने इसको ड्रॉप किया, इट्स अबव द प्लेन, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि OH अगर वो रिंग के बाहर था, वो रिंग के बाहर, तो रिंग के अंदर जितने भी होंगे दे विल बी बिलो द प्लेन, एंड रिंग के बाहर जो भी होंगे दे विल बी अबव द प्लेन। तो फर्स्ट कार्बन इज बाहर, क्योंकि अपन बोल रहे हैं दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों बाहर की तरफ है, तो ये दो ही है OH जो अबव द रिंग है, ठीक है। अब रही बात CH2, तो CH2OH जो है ना, दिस इज द टर्मिनल कार्बन ऑफ दिस फिशर प्रोजेक्शन। तो इसको तुम ऐसा सोचो कि ये कार्बन नंबर 5 है, और ये CH2OH है, ठीक है। ऊपर वाला जो कार्बन है वो भी पीछे में होगा, ठीक है, दैट बिग ग्रुप, R ग्रुप, एंड आपका जो OH होगा, सॉरी H और OH होगा, ये दोनों बाहर की तरफ, ठीक है। सो अभी का जैसा सेटअप है, उस हिसाब से अगर तुम सोचो तो
इस कार्बन पे, ठीक है, कार्बन नंबर 5 पे ऐसा इमेजिन करो कि ये अंदर बाहर में कैसे दिखाऊं, एक मिनट, तो एक 5 मिनट का ब्रेक दे दो ना। देता हूँ, बस इतना खत्म कर लूं। हाँ चलेगा। हाँ, ये जो है इसके ऊपर के साइड वाला जो है ये बाहर आया हुआ है, ऐसा इमेजिन करो, और ये नीचे के साइड वाला है जो अंदर गया हुआ है। अब ये जब OH का अटैक हुआ यहां से, CH2H हमेशा नीचे में रहेगा और ये जो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो होगा ये हमेशा ऊपर में रहेगा। नहीं, ब्रेक दे के आ रहा हूँ 5 मिनट। तो CH2OH हमेशा नीचे में रहेगा और H हमेशा ऊपर में रहेगा। ये यहां तक क्लियर है क्या सबको, ये वाला पार्ट? बिकॉज ये टर्मिनल कार्बन का फिशर प्रोजेक्शन है। हाँ टर्मिनल वाला समझ रहा है सर। टर्मिनल समझ रहे? अब इसके बाद बस घुमाना है, तो जब भी तुम घुमाओगे वो हमेशा ऊपर ही आएगा। सर टर्मिनल वाला ठीक है, लेकिन जो बाकी के कार्बन है वो फिशर प्रोजेक्शन जैसे मतलब बाहर की साइड में है ना, अपने तरफ है ना, OH वाले जो भी लगा है। नहीं, तो जो उधर के साइड में जो भी है वो अपने तरफ है ना। हाँ, वो अभी अपने तरफ है और ये भी तो अपनी तरफ है ना, लेकिन उसके राइट में भी होगा। हाँ दोनों अपने तरफ ही है ना, तो जब हम लोग बुक को गिरा रहे हैं तब दोनों नीचे ही जा रहे हैं ना। तो बेसिकली जब ये दोनों अभी अपने तरफ है, ठीक है, इसको तो ऐसा इमेजिन करके अगर ये प्लेन ऐसा रहेगा तो ये ऊपर आया होगा और ये ऐसा, मतलब अगर ये प्लेन होगा, ठीक है, तो ये दोनों प्लेन के तरफ ही है। ये जो दोनों है, इसके दोनों जो बॉन्ड है प्लेन के तरफ ही आएंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। तो जो बाहर वाला होगा वो बाहर वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको ऐसा सोच, ऐसा इमेजिन करके अभी ये बॉन्ड और इसके इधर का बॉन्ड, ठीक है, ऐसा है, यहाँ साइड OH है, यहाँ साइड H है, ठीक है। जब अपन ऐसे देख रहे हैं, इसके अलोंग देख रहे हैं, तो अब जब इसको आड़ा करेंगे तो आड़ा करेंगे तब तेरा OH ऊपर की तरफ रहेगा और H जो है जो अंदर की साइड में था यहाँ वाला, वो नीचे की तरफ रहेगा। ये इमेजिन हो पाया क्या? पूरा हम लोग नहीं उल्टा कर रहे, बस थोड़ा एक एंगल से उल्टा कर रहे हैं जिससे वो दोनों करेक्ट, एक ऊपर एक नीचे जा रहे हैं। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं।